हेलो गाइस। ओके, कैसे हो आप सब लोग? ग्रेट। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के लिए। और आज का मेरा रिवीजन लेक्चर है जो इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए है। सबसे इम्पोर्टेंट एंड बड़ा हेड फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्शंस डिडक्शन इसमें है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोविजन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ऑब्वियसली दिस वीडियो इज एप्लीकेबल टू ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ओके, जो TY BCom या SY BAF या TY BMS या MCom ऐसे बहुत सारे एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, उनके लिए बहुत रिलेवेंट रिवीजन लेक्चर है, राइट। ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में जाने वाला नहीं हूँ, बट टू द पॉइंट ऑफ द एग्जाम। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिवीजन आपको होना चाहिए, आपको रिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्या 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 प्रोविजन पढ़ना बहुत जरूरी है, वो सारी चीज़ें मैं आज के सेशन में डिस्कस करूँगा। छोटे छोटे कैप्सूल क्वेश्चन भी है। ओके, तो जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि यस मुझे यहाँ पे आंसर देना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। सो इनकम फ्रॉम सैलरी में कोई भी इनकम टैक्सेबल होने के लिए आपको क्या देखना है? तो आपको देखना है रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप देखना है बेटा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ तो एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। उसके बाद देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सैलरी एंड वेज। आपको सैलरी मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, दोनों भी सेम ही है। वो टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में ही टैक्सेबल होने वाला है। उसके बाद एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द पास्ट एम्प्लॉयर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर, फ्यूचर एम्प्लॉयर, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, तो भी वो टैक्सेबल कहां पे होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में होगा। आपको पेंशन पे रिसीव हो रहा है तो भी इनकम फ्रॉम सैलरी, करंट ओनर से सैलरी मिल रहा है वो भी सैलरी, और प्रीवियस प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के पास से जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल हो सकता है, राइट। मगर सर सैलरी के अगेंस्ट आप लोन ले रहे हो, राइट। लोन इज ए कैपिटल रिसिप्ट। आपने एम्प्लॉय के पास से लोन लिया जो रिफंडेबल रिटर्नेबल है, तो वो सैलरी काउंट किया नहीं जाएगा, वो लोन है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। उसके बाद कभी कभी एग्जाम में आता है एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी, तो एडवांस सैलरी आपने ले लिया है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा, पर एडवांस अगेन सैलरी लिया तो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज एडवांस अगेन सैलरी इज कंसीडर्ड एज अ लोन। एडवांस सैलरी ये अलग है और एडवांस अगेन सैलरी अलग है। एडवांस अगेन सैलरी को लोन काउंट किया जाता है, राइट। फॉरगिविंग सैलरी सर टैक्सेबल है। आप सैलरी छोड़ रहे हो, आप बोलो कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, तो भी वो सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। सरेंडर ऑफ सैलरी, आपने जो सैलरी मिला वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने सरेंडर कर दिया तो सैलरी वो एग्जिम्ट हो जाएगी। और ये सब सैलरी जो भी आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको रिसीव होला एम्प्लॉय के पास से, विच विल टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। उसके बाद आपको देखने अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस जो हमारे हाथ में कैश में आते हैं इन फॉर्म ऑफ कैश, उसको हम लोग अलाउंसेस कहते हैं, राइट। और दूसरा था पर्क विजिट, जहां पे अलाउंसेस आपको कैश में आते हैं, पर्क विजिट ये फैसिलिटीज होती है, राइट। तो एक है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है जिसके ऊपर कोई भी एग्जम्पशन और कोई भी डिडक्शन नहीं है, पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के पास से मिल रहा है, तो राइट। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो टैक्सेबल हो याद नहीं रखना, जो एग्जिम्ट है ना उसको याद आपको रखना है। तो फुल्ली टैक्सेबल में क्या क्या है? तो सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस है, DNS अलाउंसेस है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस है, टिफिन, लंच, डोमेस्टिक सर्वेंट, मेडिकल, फैमिली, मैरिज अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, राइट। ये सारे डेप्यूटेशन अलाउंस है, एक्स्ट्रा शिप अलाउंसेस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एंटरटेनमेंट, ड्रेस, ट्रांसपोर्ट, ये सारे अलाउंसेस विच विल बी टोटली टैक्सेबल। इसके ऊपर कोई भी एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, राइट। अलाउंसेस, हाँ ये आपको पढ़ना है। अलाउंसेस विच आर पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जिम्ट। जो अलाउंस पार्टली टैक्सेबल है पार्टली एग्जिम्ट है वो मुझे पढ़ना है। अब ये अलाउंस है, ये जो एग्जम्पशन है ना, ये जो एग्जम्पशन है वो एग्जम्पशन डिपेंड करेगा आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर, आपने खर्चा कितना किया उसके ऊपर ये एग्जम्पशन डिपेंड है। उसमें से पहला कौन सा बेटा? कौन से है? तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, डेली अलाउंसेस है, कन्वेंस अलाउंसेस है, हेल्पर अलाउंसेस है, रिसर्च अलाउंसेस है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस है, राइट। ये अलाउंसेस आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर मिलेंगे, मतलब जितना अमाउंट आपने स्पेंड किया वो एग्जम्पशन मिल जाएगा। बेसिकली ये देखो, समझो आपको यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिला, कितना मिला? 5000 मिला, और आपने यूनिफॉर्म एक्चुअली खर्चा किया यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 3000, तो व्हाट इज योर टैक्सेबल यूनिफॉर्म अलाउंसेस? तो यूनिफॉर्म अलाउंसेस रिसीव 5000, मैंने स्पेंड किया 3000, और 2000 डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल, ओके। उसके बाद एग्जम्पशन एंड डिडक्शन बेस्ड ऑन द लिमिट। ये जो एग्जम्पशन है जो मैंने अभी पढ़ा है, ओके, विच इज डिपेंड ऑन द एक्सपेंडिचर, आपने अमाउंट कितना स्पेंड किया ना उसके ऊपर डिपेंड है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल कन्वेंस अलाउंस से आपको मिला, आपको बोला यहां से बांद्रा जाओ, राइट, और 2000 रुपए दे दिया एम्प्लॉय ने, और 2000 में से आपने 1500 स्पेंड किया, तो 2000 माइनस 1500 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय एज ए इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। एग्जम्पशन डिडक्शन, एग्जम्पशन
बेस्ड ऑन द लिमिट, ये लिमिट आपको याद रखना है। उसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू 2 चिल्ड्रन तक वैलिड है। उसके बाद हॉस्टल अलाउंसेस आपको मिल रहा है, ओके, एम्प्लॉयर के पास से आपको हॉस्टल अलाउंसेस मिल रहा है आपके चिल्ड्रन के लिए, तो उसका लिमिट कितना है 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस 3200 है, पर ये अलाउंसेस किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए अलाउड है, बाकी किसी को अलाउड नहीं है। एचआरए का एग्जाम्पशन जो है नॉर्मली हमारे एग्जाम में दिया जाता है, ओके, इट इज एक्चुअल एचआरए डिस्ट्रीब्यूट 50% ऑफ सैलरी फॉर मेट्रो सिटीज, 40% फॉर नॉन मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी में मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, एंड देन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर इज अलाउड एज अ एग्जाम्पशन, नॉर्मली एग्जाम्पशन दिया जाता है, राइट। एग्जाम्पल एक कैप्सूल क्वेश्चन लेता हूं, समझो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको रिसीव हुआ 300 रुपीज पर मंथ, सो 300 आपके 3 चिल्ड्रन है, सो 300 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 आपने को रिसीव हुआ 10,800, पर एग्जाम्पशन कितना बोला मैंने 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 2400 8,400 टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। अलाउंसेस विच आर फुल्ली एग्जिम्प्टेड, मतलब इसके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है, पूरा एग्जिम्प्टेड है। कौन सा अलाउंसेस टू हाईकोर्ट जज, सो हाईकोर्ट जज है उसको अलाउंसेस जो भी रिसीव हो गए विच टोटली एग्जिम्प्टेड। उसके बाद यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको जो सैलरी मिलेगी वो भी टोटली एग्जिम्प्टेड है। कोई ऐसा इंडियन पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ ऑफ आउटसाइड इंडिया काम कर रहा है, राइट, गवर्नमेंट के बिहाफ ऑफ आउटसाइड इंडिया काम कर रहा है, उसको जो अलाउंसेस मिलेगा वो टोटली एग्जिम्प्टेड है। या जो भी अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं ना, पेंशन मिलता है अंडर द परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र के अंडर जो भी आपको पेंशन चालू होता है वो क्या है, टोटली एग्जिम्प्टेड है, राइट। तो 3 ऐसे फुल्ली एग्जिम्प्टेड है अलाउंसेस। कुछ ऐसे एग्जाम्पशन पार्टली एग्जिम, पार्टली टैक्सेबल, 2 है, एक है बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर एंड बेस्ड ऑन लिमिट, राइट। लिमिट में तो 3 ही पढ़ा है मैंने, चिल्ड्रन एजुकेशन पढ़ा है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, हॉस्टल पढ़ा है 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस विच इज अलाउड ओनली फॉर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय 3200। बाकी तो टैक्सेबल है, वो याद रखना नहीं है सर, वो टैक्सेबल ही है ना, राइट। तो आपको क्या याद रखना है, पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जिम्ड वाले, राइट। उसके बाद आपको याद रखना है फुल्ली एग्जिम्ड वाले। तो नॉर्मली फुल्ली एग्जिम्ड वाले एग्जाम में तो आते ही नहीं है, तो आपको याद रखना है पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जिम्ड वाले, सिंपल क्लियर। उसमें चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल एंड जो हो गया ट्रांसपोर्ट, ये 3 तो लिमिट के ऊपर डिपेंड है और बाकी तो एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड है, क्लियर, ओके। उसके बाद आपको एग्जाम्पशन नेक्स्ट पढ़ना है बेटा, लीव सैलरी, ओके। ये लीव सैलरी क्या होता है, आप छुट्टी आप लेते हो उसका एग्जाम्पशन गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट देता है। आप 2 जर्नी परफॉर्म कर सकते हो 4 ब्लॉक ऑफ कैलेंडर, 4 साल में 2 बार आप जर्नी परफॉर्म कर रहे हो। मतलब क्या सर, नहीं समझा सर। समझो एम्प्लॉयर एवरी ईयर आपको बाहर घूमने के लिए भेज रहा है विद इन इंडिया, आप बाहर घूमने के लिए भेज रहा है विद इन इंडिया, तो उसमें समझो 4 ट्रिप का पैसा एम्प्लॉयर ने दिया, तो 2 ट्रिप का पैसा जो रहेगा वो एग्जिम रहेगा, बाकी 2 ट्रिप के पैसा जो एम्प्लॉयर पे करेगा उसके ऊपर टैक्स एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा, मतलब टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछा जा सकता है और सब में भी पूछा सकता है, ग्रेजुटी। तो ग्रेजुटी मतलब इसे रिटायरमेंट बेनिफिट जो रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। ग्रेजुटी जो होता है वो 2 पार्ट में रिसीव होगा, एक तो वाइल इन सर्विस, मतलब आप जॉब कर रहे हो और ग्रेजुटी आपको रिसीव हुआ, और एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सो वाइल इन सर्विस में जो भी ग्रेजुटी रिसीव होगा बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट, आप कौन से टाइप के एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, वाइल इन सर्विस आप जॉब करते करते आपको कोई ग्रेजुटी रिसीव हो रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल है, राइट। पर ग्रेजुटी रिसीव्ड एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के वक्त आपको ग्रेजुटी मिल रहा है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एग्जिम्ड है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको देखना पड़ेगा लिमिट, राइट। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट लिमिट क्या है बेटा, तो वो लिमिट डिपेंड होता है कि आपको पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट एप्लीकेबल है क्या एप्लीकेबल नहीं है। ये पोगा एप्लीकेबल है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट एप्लीकेबल है तो उसका लिमिट क्या आएगा, और नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो उसका लिमिट क्या आएगा। तो लिमिट बहुत ईजी है सर, ओके। इफ कवर्ड बाय पोगा एप्लीकेबल है तो 15 डिवाइड बाय 26, 15 इज डेज 26 भी डेज है, 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, ओके, और 20 लाख और एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव विच एवर इज लोअर। 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज 20 लाख और एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव विच एवर इज लोअर इज अलाउड एज अ एग्जम्पशन। अरे क्लियर, ओके। यहां पे याद रखना इफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज में यहां पे याद रखना कवर्ड बाय पोगा में 6 और 6 मंथ के ऊपर रहेगा तो आप राउंड ऑफ करोगे, नहीं समझा सर। समझो 25 ईयर्स और यहां पे 7 मंथ्स है,
25 ईयर्स एंड 7 मंथ्स है, तो आप कंसिडर कितना करोगे बेटा, 26 ईयर कंसिडर करोगे। ओके, 25 ईयर्स और 3 मंथ्स है, तो आप कितना कंसिडर करोगे, 25 करोगे, बिकॉज ये मंथ जो है वो 6 और 6 के ऊपर रहेगा तो ऊपर आप राउंड ऑफ करोगे, अदरवाइज इग्नोर करोगे, राइट। नॉट कवर्ड बाय पोगा का लिमिट क्या है, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी मतलब एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, लास्ट 10 महीने की आपको एवरेज सैलरी लेना है, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विसेज। इधर कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मंथ को इग्नोर ही करना है। मतलब फॉर एग्जांपल 26 ईयर एंड 3 मंथ्स बोला, 3 मंथ्स को इग्नोर करो, 26 ईयर और 11 मंथ बोला, पूरा 11 मंथ को इग्नोर करो, आपको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही लेना है, राइट। सो 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज ₹20 लाख और एक्चुअल ग्रेजुएट रेशियो विच एवर इज लोअर। क्लियर। यहाँ पे सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए, ओके, कवर्ड बाय पोगा में, और नॉट कवर्ड पोगा में बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। क्लियर। ओके, नेक्स्ट 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 वी गो फॉर पेंशन। पेंशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 है। सो पेंशन दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, कम्यूटेड पेंशन मतलब लमसम पेंशन एंड अनकम्यूटेड पेंशन मतलब पीरियोडिक पेंशन। सो लमसम अनकम्यूटेड पेंशन जो होता है, अनकम्प्लीटेड पेंशन जो होता है, जो मंथली पेंशन आपको मिलता है, ओके, पीरियोडिक पेंशन जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल है, वेदर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट। तो पीरियोडिक पेंशन को हम लोग कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन मतलब कौन सा पेंशन होता है बेटा, लमसम पेंशन। एक साथ एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को डायरेक्टली पूरा पेंशन एक साथ दे दिया, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है तो टोटली एग्जिम्ड है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो आपको देखना पड़ेगा इस बंदे को ग्रेजुएटी मिला है कि नहीं मिला। इफ ग्रेजुएटी मिला रहेगा तो 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, ओके, और ग्रेजुएटी नहीं मिला रहेगा तो 1/2 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, ओके। मतलब जितना भी पेंशन की वैल्यू है उसका 1/3, ओके। फुल वैल्यू ऑफ पेंशन का मतलब है 100% वैल्यू ऑफ पेंशन। कभी कभी ऐसे एग्जाम में लिखा आता है कि आपको 1,50,000 मिला पेंशन, राइट, कम्यूटेड पेंशन मिला, पर विच इज 50%, ओके। मतलब जो आपने पैसा निकाला वो 50% निकाला है, वो उसका वैल्यू 1,50,000 है, तो उसको ऑब्वियसली यहाँ पे फुल वैल्यू चाहिए, तो उसका 100% कितना होगा, तो 3 लाख रुपीज होगा, ये सो नो। तो मिला किसको, इसको 1,50,000 कम्यूटेड पेंशन, तो 3 लाख का 1/3 लेना है, 1,50,000 का नहीं, 3 लाख का 1/3। सो 3 लाख का 1/3 कितना आएगा बेटा, 1 लाख। तो आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 1 लाख। सो 1,50,000 में से 1 लाख चला गया तो 50,000 इज कंसीडर्ड एज अ टैक्सेबल पेंशन। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे फुल वैल्यू मतलब आपको 100% वैल्यू टेकन करनी है। पर सर एग्जाम में लिख के नहीं आया, एग्जाम में 1,50,000 इतना ही लिखा, पर वो लिखा नहीं कितना परसेंट विड्रॉ किया है। ये पेंशन जो निकाला है एम्प्लॉय ने वो कितना परसेंट निकाला नहीं लिखा है, तो 1,50,000 का 1/3 लेंगे, सिंपल। क्लियर, हेलो, डन। और ग्रेजुएटी नॉट रिसीव द 1/2 फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। फिर उसके बाद आता है लीव सैलरी। तो लीव सैलरी है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA। तो लीव सैलरी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, व्हाइल इन सर्विस और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सो लीव सैलरी रिसीव्ड व्हाइल इन सर्विस क्या बेटा, फुल्ली टैक्सेबल वेदर इज गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो लीव सैलरी क्या होता है, लीव सैलरी में छुट्टियां होती है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, पेड लीव्स कहते हैं उसको, राइट। तो यहाँ पे आप छुट्टी लोगे तो भी आपकी सैलरी कट की नहीं जाएगी, उसको हम लोग कहते हैं लीव सैलरी, राइट। तो लीव सैलरी रिसीव व्हाइल इन सर्विस फुल्ली टैक्सेबल वेदर इज गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पर लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जिम्ड है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपको लिमिट चेक करना है। लिमिट क्या है बेटा, 3 लाख रुपया। 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी, 10 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ वाली लेना है। देन उसके बाद आपको लेना है बेटा एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव, आपको एक्चुअल लीव सैलरी कितना मिला। और लास्ट वाला पॉइंट क्या, कैश इक्विवेलेंट टू लीव। व्हाट बेटा, कैश इक्विवेलेंट टू लीव। तो कैश इक्विवेलेंट टू लीव कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा लीव ड्यू। लीव ड्यू इज इक्वल टू ईयर ऑफ सर्विसेज मल्टीप्लाई बाय 30 डेज। अभी ईयर ऑफ सर्विस कैसे आएगा, तो ज्वाइनिंग डेट माइनस रिटायरमेंट डेट माइनस ज्वाइनिंग डेट करना, कभी रिटायर्ड हुआ कभी ज्वाइन किया, तो आपको ईयर ऑफ सर्विस आएगा मल्टीप्लाई बाय 30 डेज करोगे, तो यहाँ पे आपको 30 डेज करने के बाद डेज आएगा, उसको हम लोग कहेंगे लीव ड्यू, राइट। लीव ड्यू में से आप लीव टेकन कितना छुट्टी लिया है वो माइनस कर देना, वो माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे लीव बैलेंस, राइट। और लीव बैलेंस मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर डे किया तो कैश इक्वल टू लीव आएगा, राइट। तो लिमिट क्या है इसका, 3 लाख, 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी, लीव सैलरी रिसीव्ड और कैश इक्विवेलेंट टू लीव, विच एवर इज लोअर इज अलाउड एज अ एग्जम्पशन। क्लियर, चलो। इसके लिए सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। उसके बाद आपको देखना है रिट्रीचमेंट कॉम्पेंसेशन, इसका लिमिट भी 5 लाख का लिमिट है, 5 लाख।
ओके। रिट्रीटमेंट कॉम्पेंसेशन एंड वीआरएस, ये दोनों का सबका लिमिट क्या है बेटा, 5 लाख का लिमिट है। एक्चुअल वीआरएस रिसीव्ड, एक्चुअल रिट्रीटमेंट कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड और ₹5 लाख विच एवर इज लोअर इज अलाउड एज अ एग्जम्पशन। क्लियर। उसके बाद आपको देखना है प्रोविडेंट फंड। सो प्रोविडेंट फंड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ। क्या बेटा मैंने बोला, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, राइट। उसके लिए एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम क्या है, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा उसके लिए इनकम है, इंटरेस्ट जो मिलेगा उसके लिए इनकम है, राइट। तो खुद कंट्रीब्यूट जो कर रहा है एम्प्लॉय, खुद पीएफ में, आरपीएफ में, एसपीएफ में, यूआरपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके लिए पेमेंट है, राइट। तो उसका डिडक्शन उसको 80C में मिलेगा, यूआरपीएफ का नहीं मिलेगा, राइट। वापस एक बार डिस्कस कर रहा हूं, यहां पे देखना। फॉर एग्जांपल स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है और ये लिखा है मैंने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो भी एसपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो टोटली एग्जिम्ड है, राइट। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा टोटली एग्जिम्ड है। इंटरेस्ट मिलेगा एसपीएफ के ऊपर टोटली एग्जिम्ड है, जितना भी पीएफ एसपीएफ के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कोई टैक्स नहीं भरना है उसके ऊपर। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा तो एम्प्लॉय के लिए पेमेंट है, 80C में रिडक्शन मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद जो भी फंड आपको मिलने वाला है वो भी टोटली एग्जिम्प्टेड है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या याद रखना है, उसमें देखना है कि एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूट करेगा टोटली एग्जिम नहीं है सर, तो 12% ऑफ द सैलरी में बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, उसका 12% आप निकालोगे पूरे साल का, तो वो एग्जम्पशन यहाँ पे मिल जाएगा। इंटरेस्ट 9.5% एग्जिम्प्टेड है और ऑब्वियसली एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा 80C में उसको रिडक्शन मिलेगा और बाकी तो रिटायरमेंट के बाद जो भी अमाउंट मिलने वाला है वो टोटली एग्जिम्प्ट है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का फंडा क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब दिस प्रोविडेंट फंड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, राइट। वो फंड रिकॉग्नाइज नहीं है, एम्प्लॉय जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा एग्जम्पशन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, राइट। पर रिटायरमेंट के वक्त जो बड़ी अमाउंट मैच्योरिटी होगा उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेने वाला है। सो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जिम्प्ट है, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी एग्जिम्प्ट है और रिटायरमेंट के बाद जो अमाउंट आएगा वो फुल्ली टैक्सेबल है। उसमें से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है, इंटरेस्ट उसका टैक्सेबल है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो टैक्स वो भी टैक्सेबल है, राइट। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो क्या है, एग्जिम्प्ट है, क्योंकि खुद का पैसा खुद मिलेगा तो आपके लिए वो इनकम नहीं है। उसके बाद आपको देखना है पर्क विजिट। द पर्क विजिट क्या फैसिलिटीज, नॉर्मली सारे फैसिलिटीज ये टैक्सेबल होते हैं, पर ऐसे कैसे नॉन टैक्सेबल पर्क भी कौन से हैं, तो एम्प्लॉय आपको टेलीफोन दे रहा है, देखो ऑफिस और वर्क रिलेटेड ही जो देगा वो एग्जम्पशन में आएगा। टेलीफोन दे रहा है, लैपटॉप दे रहा है, कंप्यूटर दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहा है और ग्रुप इंश्योरेंस दे रहा है, रिफ्रेशमेंट दे रहा है ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, ओके, अप टू 50 रुपीज, ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय दे रहा है विच विल बी नॉन टैक्सेबल एट ऑल, राइट। आपको कोई यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा, ये पूरा एग्जम्पशन में जाएगा, ये सारी चीजें एम्प्लॉय फैसिलिटी देगा वो। टैक्सेबल में क्या है सर, रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रहा है बेटा, ओके। ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉय की लायबिलिटी है, वो एम्प्लॉय की लायबिलिटी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, इट्स टैक्सेबल। उसके बाद आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया एम्प्लॉयर में 20,000 के ऊपर, टैक्सेबल हो जाएगा। आपको गिफ्ट वाउचर दिया 5,000 के ऊपर, टैक्सेबल हो जाएगा। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, कोई भी एसेट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया मूवेबल एसेट, उतनी जितनी एसेट की वैल्यू है उसका 10% टैक्सेबल होगा। हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगा नहीं, पर एमसीक्यू के लिए आ सकता है ये 10%, राइट। तो एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी आता है, व्हाट इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है, तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होता है, जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है कंपनी में, ओके, जिसकी सैलरी 50,000 के ऊपर है, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। यहाँ पे डिडक्शन कितने मिलते हैं बेटा, 3 डिडक्शन मिलते हैं। एक मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी टाइप का एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, ओके, वो वाइलिंग सर्विस में है कि रिटायरमेंट में, कोई देखने का नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन मिलेगा और तीसरा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन मिलेगा। ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन ओनली किसके लिए बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन मिलने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोल रहा हूं मैं। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही डिडक्शन मिलता है, पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलने के लिए वो पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलना चाहिए। तो ये जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पहले आप इनकम फ्रॉम सैलरी में एड ऑन करोगे, उसके नीचे आप सेक्शन 16 के नीचे, अंडर सेक्शन 16 के नीचे आप डिडक्शन ले सकते हो, ओके। उसका लिमिट क्या है, 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, जितनी भी बेसिक सैलरी उसका 1/5, 5,000 और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड व्हिचएवर इज लोअर इज अलाउड एज अ डिडक्शन। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है, यस और नो, राइट। सो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो है उसका लिमिट है 1/5 ऑफ द बेसिक एंड 5,000 बेसिक प्लस डीए 5,000 और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव व्हिचएवर इज लोअर इज अलाउड एज अ डिडक्शन। क्लियर, समझा। तो इज द होल रिवीजन ऑफ
इनकम फ्रॉम सैलरी, थोड़ा सा डिटेल में गया, थोड़ा थोड़ा मैं मेन पॉइंट के ऊपर हाईलाइट किया है। बाकी सारे क्वेश्चंस आप बुक में से देख लेना। ओके, ये पहले रिवीजन वीडियो देखना एंड देन गो फॉर अ सम्स। ओके, सारे रिवीजन के सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किए। आपको 2-3 पार्ट में डिवाइड करना है। आपको पहले अलाउंसेस देखने हैं, उसके बाद पर क्विज देखना है, उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट देखना है। जब भी आप इनकम फ्रॉम सैलरी का सम सॉल्व करोगे तो उसमें क्या देखोगे, इनकम फ्रॉम सैलरी का सम देखोगे तो देखना कि ये कौन से टाइप का एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इससे पता चलेगा। उस तरीके से रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आपको देखना है कि कौन से टाइप का एम्प्लॉय है, ये गवर्नमेंट टाइप का एम्प्लॉय हो गया, ये कौन सा टाइप का सम है, ये रिटायरमेंट वाला सम है कि वायलिन सर्विस वाला सम है। सर क्यों, जब वायलिन सर्विस वाला सम होगा तो बेसिक सैलरी जो भी आप बेसिक सैलरी लो या अलाउंसेस लो, मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे, राइट। समझो रिटायरमेंट वाला सम है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं होगा, तो देखना वो कभी रिटायर्ड हो रहा है, तो अप्रैल से लेकर डेट ऑफ रिटायरमेंट तक की सैलरी आप काउंट करोगे, उसके बाद उसको पेंशन मिलेगा। और रिटायरमेंट वाला सम आया मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट आया, तो ऐसे विश करना कि इनका वायलिन सर्विस वाला आ जाए, कि वायलिन सर्विस में सारी चीज़ें टैक्सेबल होती है, लीव सैलरी भी टैक्सेबल होता है, ग्रेजुएटी टैक्सेबल होता है। अरे क्लियर, ओके। उसके बाद पेंशन तो मिलता नहीं है, तो आएगा ही नहीं सम में। अरे गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करो, स्पेशली 2000 एंड 2000 अप्रैल वाला केटी वाला पेपर और एक पूरा पेपर, ओके, एंड 2019 का पेपर, से 3 पेपर नए सिलेबस के अवेलेबल है, तो वो एक बार देख लेना, रिवाइज करना। ओके, सो यहाँ पे मैं फिलहाल स्टॉप करता हूँ। ओके, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।